22 अप्रैल 2025 कश्मीर की वादियों में बसी पहलगाम की बैसरन घाटी उस दिन भी हमेशा की तरह खूबसूरत थी। ठंडी हवा, ऊंचे देवदार के पेड़ और दूर तक फैली हरियाली, यह जगह हमेशा से शांति और सुकून का प्रतीक रही है। देश विदेश से आए पर्यटक यहां अपने परिवारों के साथ खुशी के पल बिता रहे थे। कोई घास पर बैठकर तस्वीरें खींच रहा था, कोई बच्चों के साथ खेल रहा था, तो कोई बस इस खूबसूरती को महसूस कर रहा था। हर तरफ हंसी थी, सुकून था और एक सामान्य दिन की तरह सब कुछ चल रहा था। लेकिन उस सुकून के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर देने वाला था। दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच घाटी के चारों तरफ फैले घने जंगलों से कुछ साए धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये मौत के साए थे। 5 से 6 आतंकवादी जिनके चेहरे पर नकाब था और हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसी अत्याधुनिक राइफलें थीं, बड़ी ही योजना के साथ घाटी की ओर बढ़ रहे थे। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हुए थे और उनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा संदेश देना था जो पूरे देश को हिला दे। कुछ ही पलों में उन्होंने घाटी को चारों तरफ से घेर लिया। पर्यटकों को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो रहा है। किसी को लगा कि यह कोई चेकिंग है, किसी को लगा कि सेना की कोई कार्रवाई चल रही है, लेकिन अगला ही पल उनकी जिंदगी का सबसे भयानक पल बन गया। आतंकियों ने जोर जोर से चिल्लाते हुए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। बंदूकें उनके सीने पर तानी गईं। बच्चों की रोने की आवाज, महिलाओं की चीखें और पुरुषों की कांपती हुई सांसें, पूरा माहौल डर से भर चुका था। कोई भाग नहीं सकता था, कोई बच नहीं सकता था। और फिर शुरू हुआ वो खेल जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आतंकियों ने हर व्यक्ति से उसका धर्म पूछना शुरू किया। यह सवाल नहीं था, यह एक फैसला था। जीने या मरने का फैसला जो भी हिंदू पाया गया, उसे वहीं पर गोली मार दी गई। जिनके माथे पर तिलक था, जिनकी कलाई में कलावा था, वे उनके लिए सीधा निशाना बन गए। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा। पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अमानवीय तरीके अपनाए और जो भी उनके हिसाब से दुश्मन निकला, उसे बिना किसी रहम के मार दिया गया। कुछ ही मिनटों में उस खूबसूरत घाटी में चीखों की आवाज गूंजने लगी। 26 निर्दोष लोग, 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक आदिल, सब कुछ खत्म हो गया। घाटी की घास खून से लाल हो चुकी थी। हवा में बारूद की गंध घुल गई थी। कुछ लोग अपने प्रियजनों के पास बैठे रो रहे थे, कुछ घायल होकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। पूरा देश हिल गया। टीवी चैनलों पर यह खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगीं। हर भारतीय के दिल में दर्द था और उस दर्द के साथ एक गुस्सा भी था। यह गुस्सा सिर्फ उन आतंकियों के खिलाफ नहीं था, यह उस सोच के खिलाफ था जो धर्म के नाम पर इंसानियत को मार देती है। उधर पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन इस हमले की जिम्मेदारी लेने से भी नहीं हिचके। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले को स्वीकार किया और इसे सही ठहराने की कोशिश की। वहीं पाकिस्तान की सरकार हमेशा की तरह झूठ बोलती रही कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार भारत चुप रहने वाला नहीं था। नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया और सीधे भारत लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही रायसीना हिल्स पर हलचल तेज हो गई। एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स बुलाई जाने लगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में अजीत डोभाल, अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले का था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर कब तक? कब तक भारत अपने निर्दोष लोगों की लाशें उठाता रहेगा? कब तक हम शांति की बात करते रहेंगे जबकि सामने वाला सिर्फ खून की भाषा समझता है? इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तुरंत काम शुरू कर दिया। रॉ और IB ने उन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया जो आतंकियों ने हमले के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को किए थे। सच्चाई साफ थी, यह हमला अचानक नहीं हुआ था। यह एक सोची समझी साजिश थी और यह साजिश पाकिस्तान की जमीन पर रची गई थी। भारत सरकार ने सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। यह एक ऐतिहासिक और कठोर कदम था, क्योंकि पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी समझौते पर निर्भर थी। भारत ने साफ संदेश दे दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली जवाब अभी बाकी था। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई। अब फैसला लिया जा चुका था। इस बार जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा, इस बार जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में दर्ज होगा। एक बड़ा ऑपरेशन तैयार किया गया, एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक संदेश बनने वाला था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम सिर्फ एक शब्द नहीं था,
यह उन महिलाओं के दर्द की कहानी था जिनका सिंदूर उस दिन उजड़ गया था। यह उन आंसुओं का हिसाब था जो उस हमले के बाद बहाए गए थे। मई का महीना शुरू हो चुका था। सरहद पर तनाव अपने चरम पर था। पाकिस्तान को अंदाजा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए उसने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया था। उनके रडार लगातार आसमान पर नजर रख रहे थे। उनकी सेना हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थी। लेकिन भारतीय सेना की खामोशी उन्हें और ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि कहते हैं शेर जब हमला करने वाला होता है तो पहले बिल्कुल शांत हो जाता है। 7 मई की तारीख नजदीक आ रही थी और इतिहास एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हो रहा था। अगर दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। 7 मई 2025 की रात अंधेरा अपने चरम पर था। आसमान में बादल थे और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो प्रकृति भी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। भारत के अलग अलग एयरबेसों पर हलचल थी, लेकिन यह हलचल घबराहट की नहीं बल्कि अनुशासन और सटीकता की थी। पायलट अपने जी सूट पहन चुके थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, मिशन को हर हाल में पूरा करना। ग्राउंड स्टाफ आखिरी बार फाइटर जेट्स की जांच कर रहा था। हर स्क्रू, हर सिस्टम, हर हथियार को ध्यान से देखा जा रहा था, क्योंकि आज की रात कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। रात के ठीक 1 बजे आदेश मिला और उसी पल आसमान में एक गर्जना गूंजी। राफाल, सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 जैसे घातक विमान एक के बाद एक उड़ान भर चुके थे। ये सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये भारत का जवाब थी। वो जवाब जो 22 अप्रैल को बहाए गए खून का हिसाब लेने वाला था। भारतीय वायुसेना के ये जेट्स बेहद सटीक रणनीति के साथ दुश्मन की सीमा के करीब अपनी पोजीशन ले चुके थे। इस बार भारत ने अपनी चाल बदल दी थी। दुश्मन को लगा था कि हमला सीधे सीमा पार करके होगा, लेकिन भारत ने तकनीक और रणनीति के दम पर खेल ही बदल दिया था। भारतीय विमान अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही हमला करने वाले थे, क्योंकि उनके पास ऐसे हथियार थे जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बना सकते थे। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार पूरे देश को था। आदेश मिलते ही आसमान से आग बरसने लगी। ब्रह्मोस मिसाइल, एस्कैल्प मिसाइल और हैमर बॉम्ब जैसे अत्याधुनिक हथियारों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर दिया। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, एक के बाद एक 9 बड़े आतंकी अड्डे कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गए। रात का अंधेरा अचानक तेज रोशनी में बदल गया। जोरदार धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, हथियारों के जखीरे फट पड़े और वहां मौजूद आतंकवादी समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही मिनटों में सालों से पनप रहे आतंक के ये अड्डे मिट्टी में मिल चुके थे। इस हमले की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह बेहद सटीक था। आसपास की सिविल आबादी को कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन आतंकी ठिकानों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ऐसा इस्तेमाल किया था कि कुछ समय के लिए उनके रडार अंधे हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ और कैसे हुआ। सिर्फ 25 मिनट और मिशन पूरा हो चुका था। भारतीय वायुसेना के सभी विमान सुरक्षित अपनी सीमा में वापस लौट आए। लेकिन इस हमले की गूंज सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही, यह पूरी दुनिया तक पहुंच गई। सुबह होते होते दुनिया को पता चल गया, भारत ने जवाब दे दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 8 मई की सुबह पाकिस्तान में खलबली मच चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। उनकी जनता अपनी ही सेना पर सवाल उठा रही थी। अपनी साख बचाने और बदला लेने की कोशिश में पाकिस्तान ने पलटवार करने का फैसला किया। सुबह होते ही पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। आसमान में धुएं के गुबार दिखाई देने लगे। यह एक बेहद गंभीर स्थिति थी, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ आतंकियों के खिलाफ नहीं रही थी, यह 2 देशों के बीच सीधी टक्कर बन चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान यह भूल चुका था कि इस बार भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। S-400 ट्रियम्फ ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही इन खतरों को पहचान लिया। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और एक के बाद एक इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाने लगीं। आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। पाकिस्तानी मिसाइलें हवा में ही टुकड़ों में बिखर गईं। जोरदार धमाकों की आवाज गूंजी, लेकिन यह धमाके जमीन पर नहीं बल्कि
आसमान में हो रहे थे। भारत का इंटीग्रेटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम भी पूरी तरह सक्रिय था, जिसने छोटे छोटे ड्रोन को भी हवा में ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनका एक भी हमला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। यह भारत की रक्षा तकनीक की एक बड़ी जीत थी। लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका, उसने अपने फाइटर जेट्स भी भेज दिए। अब आसमान में एक और बड़ा टकराव होने वाला था। दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने थे। रडार स्क्रीन पर दर्जनों सिग्नल दिखाई दे रहे थे। यह 1971 के बाद की सबसे बड़ी हवाई लड़ाइयों में से एक थी। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अद्भुत कौशल और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ अपने एयरबेस को सुरक्षित रखा, बल्कि दुश्मन के जेट्स को भी खदेड़ दिया। कई पाकिस्तानी विमान मार गिराए गए और उनके हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। अब भारत ने अपनी रणनीति बदल दी थी। अब सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि आक्रामक कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लाहौर के पास मौजूद एक महत्वपूर्ण रडार स्टेशन को सटीक हमले में तबाह कर दिया गया। 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान की हालत बिगड़ चुकी थी। उनके संसाधन खत्म हो रहे थे, उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी और अब यह युद्ध उनके लिए असहनीय हो चुका था। और फिर वो पल आया जिसका अंत तय था। 10 मई 2025 की शाम पाकिस्तान ने भारत से संपर्क किया। उनके डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर बातचीत करते हुए सीज फायर की अपील की। उनकी आवाज में अब वो अकड़ नहीं थी जो कुछ दिन पहले थी। भारत ने अपनी शर्तों पर इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि भारत का मकसद युद्ध करना नहीं था, बल्कि आतंकवाद को खत्म करना था। शाम के 5 बजे बंदूकें खामोश हो गईं। ऑपरेशन सिंदूर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। लेकिन इस ऑपरेशन ने सिर्फ दुश्मन को जवाब नहीं दिया, इसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। भारत अब बदल चुका है। अब भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं है, अब भारत जवाब देने वाला देश है। और अगर कोई फिर से इस देश की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसे जवाब मिलेगा, और वो जवाब इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन को झटका जरूर दिया था, लेकिन पहलगाम हमले के असली चेहरे सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान अब भी जिंदा थे। वो कश्मीर के घने खामोश जंगलों में कहीं छिपे हुए थे, जहां हर साया एक राज छुपाए बैठा था। उन्हें यकीन था कि अब सब कुछ ठंडा पड़ चुका है और वो इस बार भी बच निकलेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार खेल उनके हाथ में नहीं था। भारत सरकार और सेना चुप थी, लेकिन यह खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। उनके लिए एक ऐसा जाल बुना जा चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था। एक ऐसा मिशन जो उनके अंत की कहानी लिखने वाला था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव, जिसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में।